बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। ट्रैवल सिस्टम यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। मैं राहिल इकबाल आपको वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी यूएसए का विज़िट वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और कुछ इसमें ऐसे सवालात हैं जो दोस्तों ने मुझसे पूछे हैं व्हाट्सएप पर, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको उनके जवाबात मैं दे सकूं। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप मेरा व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लें। सुबह 11 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक आप व्हाट्सएप पर जो है वो रब्ता कर सकते हैं। अपना नाम और अपना पैगाम व्हाट्सएप पर लिख कर मुझे मैसेज करें और अपनी बारी का इंतज़ार करें। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 030540511144 030540511144। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए यूएसए का जो फ़ाइल प्रोसेस है उसको आपके बिहाफ पे कंप्लीट करें, आपकी फ़ाइल तैयार करें और उसको अप्लाई करें, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इसकी जो तफसीलात हैं, जो डिटेल है, जो चार्जेज़ हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। और वीज़ा फ़ीस की अगर हम बात करें तो आजकल जो इसकी वीज़ा फ़ीस है वो पाकिस्तानी तकरीबन कोई 60,000 रुपये के करीब है, और अगर हम यूएस डॉलर्स में बात करें तो $185 इसकी फ़ीस है। 185 यूएस डॉलर्स, ये मैं आज की बात कर रहा हूँ। हो सकता है आने वाले दिनों में डॉलर के प्राइस की वजह से पीकेआर में इसका फ़र्क जो है वो आ जाए। तो आज वैसे मैंने आपको कमो बेश एक राउंड फिगर करके बता दिया कि ये पाकिस्तानी करेंसी में 60,000 रुपये बनते हैं। जो आपने अलाइड बैंक में ये वाउचर सबमिट करवाना होता है, अलाइड बैंक में वो वाउचर सबमिट करेंगे, उसके बाद आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। एक भाई ने सवाल पूछा था कि क्या बग़ैर फ़ीस जमा करवाए हुए हम अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो बग़ैर फ़ीस जमा करवाए हुए आप अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। अच्छा, फिर एक भाई ने ये सवाल पूछा था कि अपॉइंटमेंट जो है हम अपनी मर्ज़ी से लेंगे या फिर हमें एम्बेसी वाले ख़ुद जो है वो अपॉइंटमेंट देंगे। देखिए, पहली जो अपॉइंटमेंट होती है वो जब आप अकाउंट क्रिएट करके लॉगिन करते हैं तो आपके पास जो पहली फ़र्स्ट अवेलेबल अपॉइंटमेंट आ रही होती है वो आपने वही उठानी होती है। उसके बाद 3 मरतबा उसको रीशेड्यूल किया जा सकता है। जैसे जैसे आप उसको चेक करते रहें, कभी रात में चेक करें, कभी दिन में चेक करें, तो फ़र्ज़ करें आपको 8 महीने बाद की अपॉइंटमेंट जो है वो मिल गई है। अब वो रीशेड्यूल होगी अगर आपको कोई स्लॉट मिल जाता है 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, उसको रीशेड्यूल करके आप अपनी अपॉइंटमेंट को पीछे ला सकते हैं। एक भाई ने सवाल पूछा था कि ये जो वीज़ा होता है यूएस का, ये कितने साल का होता है। देखें, ये बेसिकली होता है 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, और इसके ऊपर मैक्सिमम आपको जो है वो 6 महीने की एंट्री मिलती है। अब यहाँ पर ये जो चीज़ है ना, ये आपने नोट करनी है। लोग ये समझते हैं कि ये 5 साल का वीज़ा जो है वो हमें मिल गया है और अब हम जो है वो अमेरिका जाकर 5 साल पूरे लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है, ये गलतफ़हमी है। और इस गलतफ़हमी का जवाब ये है कि आपको बेसिकली 5 साल का मल्टीपल एंट्री वीज़ा मिलता है। और याद रखें, जब आप एयरपोर्ट पर पहुँचेंगे, जो वीज़ा ऑफिसर होगा, इमिग्रेशन ऑफिसर होगा, उसकी मर्ज़ी है कि वो आपको कितनी एंट्री अलाउ करता है। ठीक है, हो सकता है वो आपको 1 महीने की एंट्री अलाउ करे। वीज़ा आपका 5 साल का मल्टीपल है, लेकिन जब आप एयरपोर्ट पे एंटर होंगे उस वक्त वो आपको अलाउ करेगा कि कितना अरसा आप यहाँ स्टे कर सकते हैं। आप 6 महीने आपको एंट्री मिलती है, आपको 4 महीने की मिलती है, 3 महीने की मिलती है, 1 महीने की मिलती है। हर बार जब भी आप पाकिस्तान से ट्रैवल करेंगे अपने उसी वीज़े पे, तो एयरपोर्ट के ऊपर आपको जो है वो एंट्री दी जाएगी, उस पर आपका पीरियड लिख दिया जाएगा कि इतना अरसा आपने जो है वो यहाँ पे क़याम करना है, उसके बाद आपने वापस चले जाना है। तो फ़र्ज़ करें कि आपको 6 महीने की एंट्री मिल गई है। अब 6 महीने आपने गुजारने हैं, आपकी मर्ज़ी है कम गुजारें या मैक्सिमम 6 मंथ। अगर आप एक दिन भी ऊपर हो जाएंगे तो आप ओवर स्टे होंगे। वो फिर आपको जब पाकिस्तान आप आएंगे नेक्स्ट टाइम जो है वो फिर आपको एंट्री भी नहीं देंगे। बेशक आपका वीज़ा लगा हो, वीज़ा आपका वैलिड हो, और हो सकता है कि वो आपको बैन कर दें और नेक्स्ट टाइम आपका वीज़ा भी जो है वो अप्रूव नहीं होगा। इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि वीज़ा जो होता है वो 5 साल का मल्टीपल एंट्री होता है। एयरपोर्ट के ऊपर आपको एंट्री मिलेगी, कितने महीने की एंट्री है, मैक्सिमम 6 महीने आप उस पर स्टे कर सकते हैं। वीज़ा फ़ीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी मैं आपको समझा देता हूं। अगर आपने हमारी सर्विसेज लेनी है, हम आपके लिए DS 160 फॉर्म फिलअप करेंगे। उसके लिए डेफिनेटली हमें आपकी असेसमेंट करनी है। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम चाहिए आपका। अगर आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मेंबरशिप ली हुई है उसकी डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं तो SECP की जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेशंस हैं वो चाहिए।
अगर आप जॉब करते हैं तो एम्प्लॉयमेंट लेटर चाहिए, कंपनी की तरफ से एनओसी चाहिए, और आपकी जो है वो 3 महीने की सैलरी स्लिप्स चाहिए। बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अपनी पर्सनल भी लगा सकते हैं, बिज़नेस की भी लगा सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो DS-160 फॉर्म होगा उसको आपने मुकम्मल फिल करना है। उसमें आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। आप क्या करते हैं, आपका पासपोर्ट नंबर क्या है, आपने कहाँ कहाँ पे ट्रैवल किया है। अच्छा, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि अगर किसी की ट्रैवल हिस्ट्री ना हो तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें देखा जाएगा कि वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपकी बाकी डॉक्यूमेंटेशन से कितना मुतासिर है। अगर आपका स्ट्रॉन्ग बिज़नेस या आपका जो है वो बैकग्राउंड बड़ा स्ट्रॉन्ग है, फाइनेंशियली आप बड़े स्ट्रॉन्ग हैं और प्रॉपर्टीज़ वगैरह हैं पाकिस्तान में, होम टाइज़ आपके बड़े अच्छे हैं, हो सकता है कि वो आपको फ्रेश पासपोर्ट पर भी वीज़ा दे दे। ये जो फ़ीस होती है ये नॉन रिफंडेबल होती है। खुदा न खास्ता अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ये पैसे जो है वो आपके ज़ाया हो जाते हैं, वापस नहीं मिलते। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपका MRC लगेगा, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और शादीशुदा लोग जो है वो FRC भी बनवाएंगे नादरा से, FRC बाय मैरिज में फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मियाँ बीवी और बच्चों के साथ बनता है। ठीक है, बच्चों का बे फॉर्म बनाने के लिए बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। अगर आप चाहें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से रिकमेंडेशन लेटर भी ले सकते हैं। अगर आप अपने केस को मज़ीद स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं। आप अनमैरिड हैं या मैरिड हैं, दोनों सूरतों में FRC बाय बर्थ भी चाहिए होगा। FRC बाय बर्थ में आपके बहन भाई और माँ बाप का रिकॉर्ड आता है, आपके होम टाइज़ को शो किया जाता है। आपके पास कोई गाड़ी है, कोई प्रॉपर्टी है, उसके डॉक्यूमेंट्स भी आप साथ लेके जाएंगे। याद रखें कि DS-160 फॉर्म जब आप फिलअप करते हैं उसमें कोई डॉक्यूमेंट जब अपलोड नहीं होता सिवाय एक तस्वीर के। किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जॉब के डॉक्यूमेंट्स, कोई पेपर अपलोड नहीं होता। वो जो DS-160 फॉर्म है उसमें आपने एक ट्रैवल प्लान देना होता है। अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है तो उसकी डिटेल आपने डालनी है। अगर कोई इनविटेशन लेटर नहीं है आपके पास, आपको किसी ने इनवाइट नहीं किया, तो होटल की जो बुकिंग है वो आपने उसमें डालनी है। booking.com से बना लो, agoda.com से बना लो, वो आपने उसमें डालना है। ट्रैवल प्लान जो है वो कम से कम 6-7 महीने 8 महीने के बाद का भी आप दे सकते हैं। और डेफिनेटली, क्योंकि अभी तो अपॉइंटमेंट आपको इतनी जल्दी तो नहीं मिलेंगी, अपॉइंटमेंट जो आपको मिलेंगी उसको फिर आप रीशेड्यूल कर लें। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि अक्सर लोग अपना DS-160 फॉर्म जो है ना वो इनकम्प्लीट मुकम्मल नहीं करते और उसको अधूरा छोड़ देते हैं। तो इनकम्प्लीट DS-160 फॉर्म जो है वो 14-15 दिन में या मैक्सिमम 1 महीने में ऑटोमेटिक एक्सपायर हो जाता है। उसे आपने कंप्लीट करना है। अगर आप अपॉइंटमेंट ले चुके हैं और आपका DS-160 फॉर्म पुराना है तो अब आपको क्या करना है, अब आपको एक नया DS-160 फॉर्म फिलअप करना है और CGI फोर्स अकाउंट जहाँ से आपने अपॉइंटमेंट बुक किया था वहाँ पे आपने लॉगिन करना है और प्रोफाइल के सेक्शन में जाके पुराने DS-160 फॉर्म को रिमूव कर दें और नया DS-160 फॉर्म वहाँ पे ऐड कर दें। उसके बाद आपने US एम्बेसी में कॉल करके अपना CGI रेफरेंस नंबर बताना है और अपना नया DS-160 फॉर्म का नंबर बताना है, ताकि वो पुराने वाले को रिमूव कर दें और नए वाले को उसके साथ पैचअप कर दें, अपडेट कर दें। अगर कोई DS-160 फॉर्म में गलती हो गई आपसे, पासपोर्ट का नंबर गलत लिखा गया, नाम गलत लिखा गया, कोई आपने जनरल मिस्टेक कर दी है, तो जो DS-160 फॉर्म बन चुका है, सेव हो चुका है, उसे आप तब्दील नहीं कर सकते। उसका बड़ा आसान हल है, आप नया DS-160 फॉर्म बनाएं, अपनी प्रोफाइल में जाएं, पुराने को रिमूव करें और नया उसमें ऐड कर दें। उसके बाद US एम्बेसी में कॉल करके अपना CGI रेफरेंस जो कि आपने अलाइड बैंक में वाउचर चलान पे किया था वो आपने बताना है और अपना नया DS-160 फॉर्म बताना है। ठीक है, अगर आप अपनी बीवी के साथ अप्लाई कर रहे हैं, बच्चों के साथ अप्लाई कर रहे हैं, माँ बाप के साथ अप्लाई कर रहे हैं, हर बंदे का DS-160 फॉर्म अलग अलग फिल होगा। तमाम लोगों के वाउचर्स अलग अलग पे होंगे। उसके बाद अगर आप अपॉइंटमेंट इंटरव्यू के लिए लेना चाह रहे हैं तो वो कंबाइंड आप ले सकते हैं, उसका तरीकाकार डिफरेंट होता है। तो पहले अब लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या DS-160 फॉर्म को मुकम्मल करना ज़रूरी है या अधूरा हम उसको रख सकते हैं। तो मैं उसका आपको हल बता चुका हूँ कि आप अपने DS-160 फॉर्म को मुकम्मल कर लें। ठीक है, उसमें 8 महीने बाद का 10 महीने बाद का प्लान दे दें आप। उसके बाद अगर आपकी अपॉइंटमेंट आगे पीछे हो भी जाती है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर आपको लगता है कि DS-160 फॉर्म में ट्रैवल शेड्यूल का कोई फ़र्क आ रहा है तो नया फॉर्म आप फिलअप कर लें। हम बेसिकली आपके लिए क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए होटल की रिज़र्वेशन
और एयरलाइन टिकट डमी बुक करनी है आपने, एक्चुअल में परचेज़ नहीं करनी, वो सिर्फ एक ट्रैवल शेड्यूल देना होता है आपने, ट्रैवल प्लान देना होता है। आपका कवर लेटर, आपकी आइटनरी, आपका ट्रैवल प्लान, होटल की रिजर्वेशन, एयरलाइन टिकट की रिजर्वेशन, DS-160 फॉर्म एप्लीकेशन, ये सारा जो प्रोसीजर है हम आपके लिए कर सकते हैं। और डेफिनेटली ये एक पेड कंसल्टेंसी है, उसके जो चार्जेस होंगे वो आप हमें पे करेंगे। पहले आपकी असेसमेंट की जाएगी। अब जो आपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, जब आपका इंटरव्यू होगा, आपने अपना पासपोर्ट लेके जाना है, शनाख्ती कार्ड लेके जाना है, अपॉइंटमेंट लेटर लेके जाना है, 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड में लेके जानी है, पासपोर्ट साइज़ की, DS-160 फॉर्म एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेके जाना है, बैंक स्टेटमेंट लेके जानी है, बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपका जॉब है, एम्प्लॉयमेंट लेटर, NOC और 3 महीने की सैलरी स्लिप्स लेके जानी है, टैक्स रिटर्न्स आपने लेके जानी है, और इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, FRC, MRC, होम टाइज, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने लेके जाने हैं। अब इंटरव्यू में वो आपसे कॉमन क्वेश्चंस करेंगे। देखें, इंटरव्यू बेसिकली आपको खुद अपेयर होना होता है। आप उर्दू ज़बान में इजी हैं तो उर्दू ज़बान में इंटरव्यू दें, अच्छा और ख़ूबसूरत लिबास पहन कर जाएँ जिसमें आप कंफर्टेबल हो। अगर आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो पैंट शर्ट पहन जाएँ, शलवार कमीज़ पहनते हैं तो शलवार कमीज़ पहन जाएँ। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये वाला जो पोर्शन है ये आपने लाजमी इसको सुनना है। देखें, जब वो ये आप वीज़ा ऑफिसर आपसे सवाल पूछता है कि आप क्यों जाना चाहते हैं, तो आपके पास एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए आप किस मकसद के लिए जाना चाहते हैं। नॉर्मली तो लोग एज अ टूरिस्ट वहाँ जाना चाहते हैं, तो आप बताएं कि जी मैं कुछ दिनों के लिए वहाँ पर जो है वो टूरिज़म के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो पूछेगा आपसे कि आपने कहाँ कहाँ पे जाना है, तो आप उनको बताएं मैंने न्यूयॉर्क जाना है, मैंने टाइम स्क्वायर देखना है, नायग्रा फॉल्स, जो भी चीज़ें हैं वो आप पहले से तैयार होकर जाएंगे कि मैंने वहाँ पे विज़िट करना है। अच्छा, अक्सर लोग ये कहते हैं जी मैंने फॉर्म में लिख दिया तो आप वहाँ से पढ़ लें। अगर आपने इस तरह का जवाब दिया तो फ़ौरन वो आपको रिफ्यूज़ कर देंगे। मतलब एक वीज़ा ऑफिसर ने आपसे एक सवाल पूछा है कि आप कौन से होटल में स्टे करेंगे, आप कौन सी एयरलाइन से जाना पसंद करेंगे, आप कब जाएंगे, आप कब आएंगे, तो आप जवाब देने वाला ये जवाब दे रहा है कि मैंने वो जो फॉर्म DS-160 फिल किया है, मैंने ये सारी बातें उसमें लिख दी हैं, आप वहाँ से चेक कर लें। तो इससे क्या होता है कि वीज़ा ऑफिसर इरिटेट होता है और वो ये समझ जाता है कि ये बंदा जो है वापस नहीं आएगा, क्योंकि ये एक जेन्युइन ट्रैवलर नहीं लग रहा, तो वो आपका केस रिफ्यूज़ कर सकता है। बिल्कुल हक़ाइक़ पर मबनी आपने जवाब देने हैं। आपको होटल का नाम भी याद हो, कौन सी एयरलाइन से आप जा रहे हैं, जो ट्रैवल प्लान में आपने दिया है, कवर लेटर में आपने माहाना आमदन कितनी लिखी है, सालाना आमदन कितनी लिखी है, टैक्स रिटर्न में आपकी जो रिटर्न्स हैं वो क्या कहती हैं, बैंक में कितने पैसे हैं, होम टाइज के बारे में जो वो सवालात करेंगे, बड़े कॉमन से सवालात करेंगे। वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अमेरिका ही क्यों जाना चाहते हैं, तो आपके पास सॉलिड रीज़न होना चाहिए। वो आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप पहले कभी दुनिया में कहीं गए हैं तो आप कौन कौन से मुल्क में गए हैं, तो आप उनको बताएं कि जी मैं फ़लाँ जगह पे गया हुआ हूँ। देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है। ट्रैवल हिस्ट्री ये बताती है कि एक बंदा किसी मुल्क में गया, 2-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता, 10 दिन रहकर वापस आ गया। इसका मतलब वीज़ा ऑफिसर इस चीज़ को नोट करता है कि यार ये ट्रैवलर है, ये जा रहा है तो ये टाइम पर वापस भी आ जाएगा। तो आप US का वीज़ा ज़रूर अप्लाई करें। एक तो ये कि जो उसकी अपॉइंटमेंट्स हैं वो आजकल रीशेड्यूल हो रही हैं और जल्दी जल्दी जो है वो उसकी अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि जो सर्दियों का पीरियड होता है, तो जो विंटर सीज़न जो होता है उसमें आपने ट्रैवल प्लान नहीं देना होता। आप मिसाल के तौर पे जैसे अब ये नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये सर्दी के जो है वो मंथ हैं, तो उसमें आपने ट्रैवल प्लान देना है मार्च का, अप्रैल का, मई का, थोड़ा आगे का ट्रैवल प्लान दे दें, ताकि ये कि आप उनको बता सकें कि हम तो सिर्फ चंद दिन के लिए घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0305-405-1144, 0305-405-1144। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डॉक्यूमेंट्स की जो लिस्ट है, जो तरतीब है, वो भी मैं डाल दूँगा, वहाँ से आप नोट कर लीजिएगा। किसी भी अच्छे कंसल्टेंट से आप अपनी फ़ाइल प्रोसेस करवा सकते हैं। यहाँ मैं आपको ये बता दूँ कि डन बेस के चक्कर में आपने नहीं पड़ना। आपने ख़ुद देखना है कि आपका केस कितना स्ट्रॉन्ग है। वीज़ा अगर मिलेगा तो आपको आपकी प्रोफाइल पे मिलेगा, अगर वीज़ा रिफ्यूज़ होगा तो आपकी प्रोफाइल पर रिफ्यूज़ होगा। ट्रैवल एजेंट का या कंसल्टेंट का कोई किरदार नहीं होता। तो आप किसी अच्छे से कंसल्टेंट से सर्विसेज ले लें जो आपकी फ़ाइल बनाए, अच्छे से आपकी तैयारी करवाए और आपको हर चीज़ बताए। बाज़ औक़ात एजेंट्स बताते ही नहीं है DS-160 फॉर्म में क्या लिखा है, और उसके बाद जो क्लाइंट बेचारा वहाँ जाता है उसको पता ही नहीं होता कि मैंने उसमें क्या लिखा था। बाज़ औक़ात 6 महीने 8 महीने बाद की अपॉइंटमेंट मिलती है तो उसको याद ही नहीं होता कि मैंने DS-160 फॉर्म में क्या लिखा था। अच्छे कंसल्टेंट की निशानी ये है कि वो आपको हर चीज़ प्रोवाइड करेगा।
आपके पर्सनल ईमेल अकाउंट के ऊपर उसने अकाउंट भी बनाना है, अपॉइंटमेंट भी लेनी है और DS-160 फॉर्म भी फिलअप करना है। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम क्लाइंट के बिहाफ पे उसको प्रोसीड करते हैं। इसमें जो कंसल्टेंसी फ़ीस है वो भी नॉन रिफंडेबल है, जो गवर्नमेंट की जो फ़ीस है वीज़ा फ़ीस जिसे हम कहते हैं वो भी नॉन रिफंडेबल है। तो $185 जो है वीज़ा फ़ीस है। अब कंसल्टेंसी की अगर हम बात करें मार्केट में तो 35,000 स्टार्टिंग है और 50, 60, 70,000 तक जो है वो कंसल्टेंसी फ़ीस चार्ज की जाती है। बट याद रखें कभी कोई फेक डॉक्यूमेंट ना लगाएं, जो हकीकत है वो चीज़ आप लगाएं। यूएस में जो यूएस वीज़ा होता है उसमें वीज़ा ऑफिसर ये चेक करता है कि यार देखो उसको पता है इस चीज़ का कि डॉक्यूमेंट्स फेक भी बनाए जा सकते हैं। इसीलिए ये जो इंटरव्यू होता है ये DS-160 फॉर्म की बेस पे होता है। इंटरव्यू के अंदर वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपको जज कर लेता है कि आप नर्वस तो नहीं हो रहे, आप घबरा तो नहीं रहे, आपके फेस एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप अच्छे से बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपका कॉन्फिडेंस देखता है। उसी पे आपका डिसीजन होता है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। बाज़ 90% तो वो आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक ही नहीं करते, ना वो बैंक स्टेटमेंट चेक करते हैं, ना टैक्स रिटर्न्स चेक करते हैं, ना बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं, ना सैलरी स्लिप्स चेक करते हैं, ना FRC, ना MRC, कोई चीज़ वो चेक नहीं करते। 90% सिर्फ आपका पासपोर्ट और आपका जो DS-160 फॉर्म है उसी को वो देखकर एक नज़र में अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो ये इसीलिए जो है वो इंटरव्यू बेस्ड होता है। और क्योंकि वीज़ा ऑफिसर ने एक दिन में 100, 150, 200 लोगों का इंटरव्यू लेना होता है, उनके पास जो टाइम होता है वो 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक, यानी 30 सेकंड से लेके 3 मिनट तक का एवरेज टाइम होता है। इसी टाइम में उन्होंने डिसीजन लेना है कि आपको वीज़ा देना है या नहीं देना। तो बहुत से लोग तैयारी करके नहीं जाते, उनको पता ही नहीं होता कि हमने DS-160 फॉर्म में क्या लिखा है, वहाँ पर हमने कौन कौन सी चीज़ें उसमें ऐड की हैं। तो उसकी भरपूर तैयारी आप करके जाएँ, किसी भी अच्छे कंसल्टेंट को हायर करें जो आपके लिए ये सर्विसेज जो है वो दे। अब आखिरी चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, अगर आप पढ़े लिखे हैं, आपको किसी वीज़ा कंसल्टेंट की, किसी वीज़ा एजेंट की ज़रूरत नहीं है। आपने क्या करना है, सबसे पहले DS-160 फॉर्म फिलअप करना है। नंबर 2, आपने उसका चालान जनरेट करना है, चालान को डाउनलोड करना है, बैंक में पे करना है, उसके बाद उसको अपडेट करना है और अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट के बाद जब आपका इंटरव्यू होगा तो आपने इंटरव्यू में अपीयर होना है। तो ये जनाब कुछ चीज़ें हैं। और अगर आप हमारी सर्विसेज लेना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप रब्ता कर सकते हैं। ये डन बेस नहीं है। बहुत से लोग हमें कहते हैं कि आप जो है वो फ़ीस अपनी ले लें लेकिन हमें डन बेस पे वीज़ा लगवा कर दें। तो देखें, मैं कौन होता हूँ आपको वीज़ा देने वाला? ना तो मैं वीज़ा ऑफिसर हूँ, ना मैं इमिग्रेशन कंसल्टेंट हूँ, ना ही मैं जो है वो इमिग्रेशन एजेंट हूँ। मैं जस्ट एक वीज़ा कंसल्टेंट हूँ जिसने आपके लिए एक फ़ाइल, आपका जो फ़ाइल प्रोसेस है, आपकी वीज़ा फाइलिंग करनी है, डॉक्यूमेंटेशन को तैयार करना है, आपके बिहाफ पे DS-160 फॉर्म को फिलअप करना है और उसके बाद जो है वो आपको बता देना है कि ये चीज़ें इसमें हमने कर दी हैं। क्योंकि बहुत से लोग कंप्यूटर चलाना नहीं जानते, पढ़े लिखे तो होते हैं लेकिन कंप्यूटर चलाना नहीं जानते। तो आप हमसे सर्विसेज ले लें, किसी करीबी एजेंट से ले लें, किसी करीबी कंसल्टेंट से ले लें। डन बेस वाला काम नहीं है। इसमें वीज़ा की जो फ़ीस है, वीज़ा ना लगा तो वो फ़ीस आपकी ज़ाया हो सकती है और जो हमारे कंसल्टेंसी चार्जेस हैं वो भी नॉन रिफंडेबल होते हैं। हमारी कोशिश होती है कि भरपूर तरीके से आपका केस जो है वो तैयार किया जाए और उसके बाद जो है वो जमा करा दिया जाए। इंटरव्यू में आपने ही अपेयर होना है, आपको ख़ुद को जाना पड़ेगा। वीज़ा ऑफिसर जो है वो आपसे इंटरव्यू लेगा, अगर वो आपसे मुतमईन है, आपकी प्रोफाइल से मुतमईन है तो वीज़ा आपको मिलेगा। अगर वो आपसे मुतमईन नहीं है तो आपको वीज़ा जो है वो नहीं मिलेगा। फ्रेश पासपोर्ट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसके पास ट्रैवल हिस्ट्री है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो बंदा जॉब करता है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो बिज़नेस करता है वो भी अप्लाई कर सकता है। अपने माँ बाप, बहन भाई, मियाँ बीवी, बच्चों के साथ अप्लाई कर सकते हैं। तमाम लोगों के लिए DS-160 फॉर्म एप्लीकेशन अलग अलग सबमिट होगा, सबकी फ़ीस अलग से जमा होगी और सबको जो है वो इंटरव्यू में अपेयर होना पड़ेगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।